सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। नाजरीन, SIFC के तहत मुल्क को मुआशी तौर पर अपने पैरों पर खड़ा करने पर मईशत के इस्तेहकाम के लिए कई मंसूबों पर काम हो रहा है, जैसे चोलिस्तान में 50,000 एकड़ रकबे पर गन्नों, कैनोला, बाजरे और कपास की काश्त का प्रोग्राम है, जिसका मकसद मुल्क से ग़िज़ाई किल्लत के खात्मे को यकीनी बनाना, मुलाजमतों के नए मौक़े पैदा करना है। इसी तरह लाइव स्टॉक के सेक्टर में 20,000 जानवरों की इस्तादाद के कॉर्पोरेट डेयरी फार्म्स के क़याम का मनसूबा भी है, जिस पर 72 अरब रुपए की लागत आएगी। यही नहीं, टेक्नोलॉजी जोन्स के क़याम अमल में लाने का मनसूबा भी SIFC के प्रोग्राम का हिस्सा है और ये SIFC ही की कोशिशों का नतीजा है कि अब मुल्क में बैरूने मुल्क सरमायाकारी के दरवाजे भी हम देख रहे हैं खुल रहे हैं। आज जिस तरह से सारा दिन हमने ये एक्टिविटी देखी, सऊदी वफ्द इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है और उसकी SIFC की एपेक्स कमेटी से खुसूसी मुलाकात हुई, जिसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शरीक थे। एपेक्स कमेटी ने सऊदी वफ्द को सरमायाकारी के लिए मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग देने के साथ PIA एयरपोर्ट्स की निजकारी इस्लामाबाद में 2 5 स्टार होटल्स में जॉइंट वेंचर की पेशकश भी की है। साथ ही सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि SIFC के प्लेटफॉर्म पर सरमायाकारी के हवाले से इंतहाई संजीदगी देखने में आई है। SIFC के प्लेटफॉर्म पर मिलने वाले ब्रीफिंग इंतहाई मुतासिर कुन थी और आज का दौरा इंतहाई मस्बत रहा है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रवा माह सऊदी अरब का दौरा भी मुतवक्के है। कहा जा रहा है कि आज होने वाले मुआहिदों को वज़ीर आज़म के दौरे के दौरान रियाद में हतमी शक्ल दी जाएगी, इसका भी इम्कान है। तो अपने तज्ज़ियाकारों से जानते हैं कि जिस तरह से कहा जा रहा है पाकिस्तान सरमायाकारी का मरकज़ बनने जा रहा है, क्या इस तरह से देख रहे हैं? दूसरा, ये जो दौरा है ये कितना अहम है और इसका आउटकम हमारे तज्ज़ियाकार क्या देख रहे हैं जो आज होने वाली एक्टिविटी है। मैं अपने पैनलिस्ट का तारुफ करवा देती हूँ। नज़ीर लगारी साहब आज स्टूडियोज पे हमारे साथ मौजूद हैं। एहतशामुल हक साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर दानिश शहजादा जुल्फ़िकार साहब हमारे साथ वीडियो लिंक के जरिए मौजूद हैं। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। एहतशाम साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। सर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट हम देख रहे हैं पाकिस्तान में इस वक्त ये महीना अगर कहा जाए इकनॉमिक जो एक्टिविटी इस वक्त चल रही है उसको किस तरह से देख रहे हैं? दूसरा, ये जो निगोसिएशन हुई है इसका आउटकम निकलेगा, क्या देख रहे हैं आप? अमना, मैं आपने जो बात एक बड़ी इंपॉर्टेंट की है वहीं से शुरू करूँगा कि इस दौरे को इंतहाई संजीदगी के साथ देखा जा रहा है, लिया जा रहा है। मेरा ख्याल है बहुत बातें हमने की हैं ज़िंदगी में और हमने इस तरह के मौक़े पे हमने यही देखा अमना कि जब बात होती है तो कहते नहीं ये प्रोजेक्ट लग जाएगा, इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, फ़लाँ काम हो जाएगा, लेकिन हमने देखा हमेशा उसमें फिर होने वाली बात कम होती है। अभी देखें, इस दौरे को पूरी दुनिया जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है ना इसको देख रही है और मुझे लगता है कि मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन इस वक्त है कि अब तक आप देख रहे हैं कि कहा जाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आज भी हमारे मुल्क में बाकी जगहों पे 23% हमारे GDP का है। 50 से ज़्यादा मुल्क जो है ना इस वक्त तरक्की कर रहे हैं इस वजह से कि इन्वेस्टमेंट उनके मुल्कों में आ रही है। और हमारे यहाँ आखिरी 2007-8 में $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आई थी, उसके बाद से 500, 400, 300 मिलियन डॉलर से नहीं ज़्यादा आई। अब सूरत हाल इस तरफ जो आ रही है ना, जो अच्छी बात है संजीदगी वाली, वो ये है कि इस दफ़ा पहली मरतबा हम देख रहे हैं कि हुकूमत का रोल इस हवाले से बिल्कुल ख़त्म होने जा रहा है। SIFC जो है ना रोल सारा देखिए क्या है। वो कहा जा रहा है कि SIFC क्रिएट ही की गई है गल्फ़ ममालिक के 5 ममालिक के लिए जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन पाकिस्तान में मसाइल की वजह से लोग नहीं आ रहे। एक तो ये बात है कि जी सारा अम्ब्रेला SIFC का होगा और जो प्रोजेक्ट है सारे के सारे आपने बता दिए, रिपीट नहीं करूँगा, आइडेंटिफाई उन्होंने किए हैं। $25 बिलियन की 5 साल में इन्वेस्टमेंट का रोड मैप बन गया। ठीक है जी। अब अगला 2 सवाल बड़े अहम हैं। देखें, हम ना सारी दुनिया का इन्वेस्टर जो है ना वो पाकिस्तान की तरफ देख रहा है कि इसके बाद क्या होने जा रहा है। 2 चीज़ें, इन्वेस्टर्स ऐसी जगहों पे जाकर फॉरेन इन्वेस्टर जो है ना इन्वेस्ट करता है कि जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर हमसे भी ज़्यादा ख़राब है। वो सिर्फ 2 चीज़ें देखता है कि उनकी अदालतें क्या कहती हैं, उनकी हुकूमतों का रवैया क्या है। 70 में 80 में मैंने अपनी आंखों से देखा, मेरे लगाई साहब ने, बाकी लोगों में देखा होगा, बाहर की कंपनी आती थी, हुकूमत क्या करती थी, अपना बजट का ऐलान करती थी, कहती थी फॉरेन इन्वेस्टर को ये सहूलतें दी जाएंगी। 3 साल का प्लान है, अगले साल नए बजट में सहूलतें ख़त्म हो जाती थी, फॉरेन इन्वेस्टर छोड़ के चले जाते। अब यह है कि हम पे कोई यकीन नहीं कर रहा। एक बात यह है कि ये अब यकीन के साथ SIFC उनको बता रही है कि जी नथिंग डूइंग, हम बैठे हम करके देंगे, और ये कहा जा रहा है कि रेड टेपिज्म ख़त्म होगा। दूसरी बात है, हम देख रहे हैं कि मैं तो कम से कम 45 साल से देख रहा हूँ, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट बनी है, लोग प्रोजेक्ट लेके आते हैं हर जगह पे। इस वक्त भी कहा जा रहा है 35 से ज़्यादा जगह हैं जहाँ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, लेते लेते बंदा थक के पैसा लगा के छोड़ के भाग जाता है। अब सुना है लफ्ज़ यूज़ किया जा रहा है जी नथिंग डूइंग, ये इस तरह का नहीं होगा।
पहले आती जिस तरीके से आप दुबई में अंडर वन विंडो वन रूफ आपको सारी सहूलतें दी जाएंगी तो उनको सहूलतें दी जाएंगी। तो मेरा अपना ख्याल है कि ये इस लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इस वक्त हम सारे लोग इसको संजीदगी के साथ ले रहे हैं। और दूसरी बात है, जिस तरह भी आपने बताया जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि MOU साइन नहीं हो गए, 20 MOU साइन होते हैं, हर दफ़ा होता कुछ नहीं। हार्ड एग्रीमेंट साइन होंगे, उसके लिए या MBS आएंगे या हमारे प्राइम मिनिस्टर रियाद जाएंगे। तो मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें जो है ना बहुत अरसे के बाद होने जा रही हैं। शायद इस वक्त मेरा ख्याल है बेटर सेंस प्रिवेल कर गई सब जगहों पे। अब देखना यही कि हमारी ब्यूरोक्रेसी रैपिड टेपिज्म को ख़त्म करने के लिए SIFC जो इस वक्त रोल प्ले कर रही है कितना स्ट्रॉन्ग करेगी। अब क्योंकि MBS ने भी कह दिया कि जी ठीक है, देखें 1.1 ट्रिलियन की उनकी इकोनॉमी हो गई है, 9वीं 10वीं उनकी इकोनॉमी है। अभी उनके पास तो खाली ऑयल इकोनॉमी नहीं है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री कहाँ चलेंगे। $100 बिलियन से ज़्यादा उनका इन्वेस्टमेंट बाहर का पड़ा हुआ है, पैसा पड़ा है। वो कहते हैं आए ले जाएं, जिसने वाइबल प्रोजेक्ट देंगे, हुकूमत का रवैया सही होगा, अदालतें सही रवैया रखेंगी तो मेरा ख्याल है इस मुल्क की किस्मत खुल जाएगी। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब यही जिस तरह से अभी एहतशाम साहब ने आखिर में बात की है कि कुछ सिचुएशन, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो बीच में हम देख सकते हैं कि अगर उनकी सिचुएशन बेहतर कर दी जाए तो क्यों नहीं सरमायाकार आएंगे। अभी हमारी इसी महीने में कतर ईरानी सदर के अभी उनके विजिट भी मुतवक्के हैं। तो सर किस तरह से देख रहे हैं चैलेंजेस बेसिकली पाकिस्तान को क्या है? देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये है कि जी पाकिस्तान में अब एक मुस्तनद अम्ब्रेला के तहत ये सरमायाकारी है। अब उनको मैंने जब पहले भी कहा था SIFC को अपना एतमाद बहाल करना है बैरूनी सरमायाकारों के हवाले से और अंदरूनी सरमायाकारों के हवाले से। माजी में हुक्मरानों ने, ब्यूरोक्रेसी ने और अहम इदारों ने सरमायाकारों को तबाह करने में अहम किरदार अदा किया है। देखिए, इस वक्त मैं इससे पहले कि क्या 5 अरब का आप इस वक्त पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद होता है और भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होता है। द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, द फास्टेस्ट ग्रोइंग रियल इस्टेट ऑफ द वर्ल्ड, द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, द फास्टेस्ट स्टॉक मार्केट ऑफ द वर्ल्ड। ये मेरा नहीं है, इंटरनेशनल इदारों का स्टेटमेंट है। अब आइए, हालिया अभी जो सऊदी अरब है, $300 अरब, हम 5 अरब पे हैं, $300 अरब 3 से 4 साल में इन्वेस्ट करने जा रहा है भारत में। सिर्फ इंडियन लीग में, जो इंडियन क्रिकेट लीग है, जरा सुनिए आप, $30 बिलियन इन्वेस्ट करने जा रहा है। भारत और सऊदी अरब की तजारत जो है वो 5 ट्रिलियन से जायद हो चुकी है। अभी बहुत कुछ है, लेकिन मैं सिर्फ ये बताने का मकसद सिर्फ इतना था कि पाकिस्तान $5 अरब के लिए उसी जगह पे खड़ा है जहां आज भारत कायम है। बांग्लादेश इस वक्त देखिए ना, कई ताकतवर मुल्कों में श्रीलंका जो डिफॉल्ट हुआ वो मौजूद है, पाकिस्तान नहीं है। 53 नंबर पे, 40 नंबर पे बांग्लादेश है, पाकिस्तान नहीं है। ये हमारे लिए मरने का मुकाम है, हमारे हुक्मरानों को। माजी में यही हुक्मरान थे, यही लोग थे, और आज पाकिस्तान सिर्फ $5 अरब के लिए बैठा है और खुशियां मना रहा है, चीख रहा है। बहुत बड़ा काम हो गया है। $30 बिलियन सिर्फ इंडियन क्रिकेट लीग पर सऊदी अरब इन्वेस्ट करने जा रहा है। मैं और अभी डिस्क्राइब करूं तो सर फट जाता है, लेकिन क्या किया, कौन जिम्मेदार है इसका? आज पाकिस्तान में $5 अरब पे डैम है, माहौलियात है, मादनियात है, सरमायाकारी हो रही है, ज़राअत है, IT है, टूरिज्म है, ट्रांसमिशन लाइंस पे, सोलर प्रोजेक्ट पे, कानखटी प्रोजेक्ट पे, PIA एयरपोर्ट पे, निचकारी पे, 2 5 स्टार होटल आपने बताया कि जी जॉइंट एडवेंचर्स है, मिटियारी ट्रांसमिशन पे, बिल्कुल, वुमेन बैंक की निचकारी पे, हेल्थ सिटी बनाने में ये $5 अरब हम ला रहे हैं। और हम तो अभी भी परेशान हैं कि ये इन्वेस्टमेंट मुकम्मल होगी या नहीं होगी। अभी जाएंगे, आ गए हैं, ये आ रही है। यकीनन ये बहुत अच्छी बात है कि हम भीख मांगने के बजाय सरमाया इस इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं। और यकीनन अगर सऊदी अरब यहाँ $5 अरब इन्वेस्ट कर देता है तो कतर है, UAE है और दूसरे ममालिक ज़रूर देखेंगे। लेकिन इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि SIFC को एतमाद देना पड़ेगा इन सरमायाकारों को। अभी भी हमने हमारी इंफॉर्मेशन है कि FIFC में जो
$100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की बात की गई, 25 MOU साइन किया गया था, फिर वहां पर गन की गई और FIFC में गलत इंफॉर्मेशन हुकूमत जो है वहां अस्करी नुमाइंदों को दी जाती है। ये भी मेरी आपका बड़ा अच्छा नुक्ता यही लेकर मैं चलती हूँ लगारे साहब की जानिब। डॉक्टर साहब, $5 अरब इसी की इन्वेस्टमेंट कर लें, लेकिन प्लीज अपने सरमायाकारी के लिए हम सोच तो रहे हैं, हम मरकज तो उसको बनाना चाह रहे हैं लगारे साहब, लेकिन जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा है कि हमें सरमायाकारों का एतमाद बहाल करने की ज़रूरत है। उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा पाकिस्तान को ताकि हम अट्रैक्ट कर सकें, ऐसा माहौल मुयसर हो सरमायाकारों के लिए कि वो खुद यहाँ पर आएँ और अपना ट्रस्ट जो है वो प्लेस करें? देखिए, इंडिया ने मनमोहन सिंह के दौर से तरक्की शुरू की, जो उसका ये 20वां साल चल रहा है, और ये उससे ज़्यादा बल्कि ये मुसलसल अपनों के दौर, 2 दौर पूरे के पूरे मनमोहन सिंह के, उसके बाद 2 दौर जो हैं ये उसके मोदी के, और मोदी का तीसरा टर्म जो है वो शुरू होने वाला। ये है वहाँ की डेवलपमेंट और कंसिस्टेंसी भी है डेवलपमेंट में। हमें इस बात का एतराफ़ करना चाहिए कि वहाँ पॉलिसियों को तसलसल है, वहाँ एक्सप्लॉयटेशन नहीं है, वहाँ ये नहीं है कि, और लोग इस पर एहतजाज भी करते हैं किसानों के 2 साल से, पिछले साल भी और इस साल भी हमने मार्च देखे हैं, और किसान अपने हक के लिए भी बात करते हैं। हमें भी इस पर बात करनी चाहिए। बात यह है कि आप जा रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में और वो जा रहे हैं चोलिस्तान में, तो चोलिस्तान में पहले जो आबादकारी हुई थी यजमान में हुई थी, हासिलपुर में हुई थी, बहावलपुर में हुई थी, और अहमदपुर शर्किया में हुई थी, लियाकतपुर में हुई थी, खानपुर में हुई थी, और सादकाबाद में हुई थी, रहमियार खान में हुई थी, सारे इलाकों में आबादकारी की गई है। उस आबादकारी के क्या नतीजे निकलते हैं? मकामी आदमी को आप बेदखल कर दिया। वाटर रिसोर्सेज क्या हुआ? आपने कहाँ से लाए? आप 12 महीने अपने चलाते हैं, वो नहरें आपने सतलुज को बेच दिया, सतलुज इंडिया का तरफ हो गया। आप जो है वो इंडस से पानी लाते हैं, झेलों से लाते हैं, चनाब में चनाब से लाते हैं, रावी में रावी से लाते हैं, सतलुज में, और वो पानी यहाँ से आकर देते हैं। आगे जाकर लोग जो है बदहाली का शिकार होते हैं और पूरी ज़राअत का सेक्टर जो है मुतासर हो रहा है। और ये जो हो रहा है, असल मसला ये है कि मकामी आदमी, आप तकरीरें उठाकर देखें, रियाद पीरज़ादा साहब इस वक्त भी वज़ीर हैं, उनकी तकरीरें उठाकर देखें, वो किस तरह रो रहे हैं, चीख रहे हैं कि जनाब हमारी ज़मीनें जो हैं छीनी जा रही हैं और हम यहाँ पर आबादकारी हो रही है। क्या आप ज़राअत की तरक्की के नाम से लोगों के जाकर ज़मीनों पर करके और मकामी आबादी को बेदखल करते जाएंगे और वहाँ पर जो है आप नई आबादकारी का सिलसिला लाएंगे? पहली बात तो ये है कि आप क्या करना चाहते हैं। दूसरी ये है कि ये आपका जो आइनी इदारे हैं या आइनी जो सिस्टम है उसको तो आप चलाएं। आप इसको SIFC को कोई आइनी शक्ल दें ना। एक है अपना, मिल चुकी है, इसको कानूनी शक्ल मिल चुकी है जी, मिल चुकी है। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये उस तरह का नहीं है जिस तरह से आपका कॉमन इंटरेस्ट की काउंसिल है, या इस तरह का वो भरपूर इदारा इस तरह से नहीं है। या ना आपकी वजारती वो जो कमेटियाँ हैं, एक और दिफाई कमेटियाँ, 2 बड़ी कमेटियाँ होती हैं जिसकी काबीना की कमेटियाँ होती हैं, उसमें बैठकर उनके इजलास होते हैं। बेशक आपने एक कवर दिया है कानून का, लेकिन इसको ज्यादा स्ट्रेंथन करना है। और दूसरी बात यह है कि इस सिस्टम के साथ जो सिस्टम पाकिस्तान में राज है, क्या उसके जरिए आप इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं? सही, यही सिस्टम रहेगा। फिर आप लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे देंगे? आप लोगों को बिजली, किस बिजली पर आपके पास बिजली जो है वो ऐसी है, इस कीमत की मिलती है कि लोग जो है इसमें इन्वेस्टमेंट करें और आप आकर आपके यहाँ इंडस्ट्री लगाएं, या आपके पास एग्रीकल्चर सेक्टर में आए? कौन से सेक्टर में आएंगे जब आपके एनर्जी के रिसोर्सेज जो है इन चीजों को देखना महदूद होंगे? फिर आप क्या करेंगे? ठीक है लगारे साहब, आपका इस हवाले से टेक आ चुका है। जुल्फिकार साहब, आप एक इस विजिट को किस तरह से देख रहे हैं? और इस विजिट के अगर हम इंटरलिंक करें, जिस तरह से अभी वजीर खजाना औरंगजेब साहब भी मौजूद हैं, IMF के हवाले से जो हमारा न्यू हमने पैकेज है उनसे लेना, उस पर ये कितना कन्विंसिंग होगा, उसका इम्पैक्ट क्या होगा इस दौरे का? देखें, इसमें अगर आप कोई पेसिमिस्ट हो कि अगर बात करें तो आप तो बिल्कुल कहें कि यार कुछ भी नहीं है, ये हम इस पे वैसे वो कर रहे हैं और कुछ भी तमाम चीज़ें, तमाम मामलात को माइनस कर दें। ज़रूर इसमें कुछ थोड़ा बहुत ऑप्टिमिस्टिक एक निकलता है कि उस व्यू को अगर आप देखें कुछ बेहतर है, ना होने से कुछ ना कुछ बेहतर है। और ये बात भी सब एग्री करेंगे कि हमारा सिस्टम है, सिस्टम को भी इम्प्रूव करना चाहिए। और सिस्टम अगर हम इम्प्रूव करते हैं, चीज़ों को अपने जो कुछ पीछे हो गया, सिस्टम को चेंज करना है, शाखर्चियों को कंट्रोल करना है और ये सोचना है कि हमने इस मुल्क को बनाना है
और ये सोचना है कि हमने इस सिस्टम के तहत आगे बढ़ना है। वरना अगर ये तो 5 बिलियन, 8 बिलियन, 10 बिलियन, क्या 100 बिलियन भी आ जाए, आप कुछ नहीं कर सकेंगे। मैनेजर्स, किसी सिस्टम में मैनेजर्स का बड़ा अमल दखल होता है। हमारे पॉलिटिशियंस को इस पे ज़्यादा तवज्जो देनी है। अगर कंसेंसस हो, रिकन्सिलिएशन हो, तमाम पॉलिटिकल पार्टी सर जोड़ के इस बात पे बैठे कि हमने अपनी मईशत को बेहतर करना है, मौका हमारे पास है। कल भी हम बात कर रहे थे, बहुत अच्छा मौका है कि एक वफ्द आया है, एग्रीमेंट साइन हो जाएंगे, इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, लेकिन उसको किस तरह हमने लेना है और उसके बाद भी आएगी, ये नहीं है। ये तो बारिश का शायद पहला कतरा है। और अगर हम कहें कि दूसरे ममालिक में कितनी जल्दी तरक्की की, हम कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन हमारी क्या हैसियत है अपनी, हम उसको भी देखें ना। हमने तो मुल्क को मकरूज कर दिया, मुल्क मकरूज हो गया है। ये भी शायद थोड़ा बहुत, शायद हमारी कुछ साख है जिसकी वजह से IMF, वर्ल्ड बैंक या हमारे दोस्त ममालिक कुछ ना कुछ जो है वो हमें पैसे देने के लिए तैयार हैं या कुछ इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। सिस्टम पर ज्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी और मेरे ख्याल में वक्त हमारे पास कम है, बहुत कम है। और हमें सिस्टम पर, आप सही कह रहे हैं कि तवज्जो देनी पड़ेगी। हमारे पे ट्रस्ट जो है बाकी इन्वेस्टर्स का भी बढ़े इस हवाले से। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, दीगर अहम स्टोरीज उन पर हम डिस्कशन करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। जब हम देखते हैं कि आलमी मंडी में खान तेल की कीमतों में इजाफा होता है तो फौरी तौर पे यहाँ पर हुकूमत इजाफा कर देती है, लेकिन अगर वहाँ पर मामूली कमी भी हो तो यहाँ पे बिल्कुल रिलीफ नहीं मिलता। बल्कि यहाँ पे हमने आज ये देखा कि एक मरतबा फिर अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। कीमतों में इजाफे के बाद पेट्रोल की कीमत 289.41 रुपये से बढ़कर 293.94 रुपये फ़ी लीटर हो गई है। याद रहे कि ईद से चंद दिन कबल भी मार्च के आखिर में पेट्रोल 9 रुपये 66 पैसे फ़ी लीटर महंगा किया गया था। और वजारत ख़जाना का ये कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आलमी मार्केट में कीमतों के रद्दोबदल और एक्सचेंज रेट पर मुनहसर होती है। आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ी जिसकी वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करना पड़ा। लेकिन हमने मुद्दा आपके सामने रखा है, एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि महंगाई थमने का नाम नहीं ले रही, दूसरी जाने पंजाब हुकूमत ने रिलीफ दिया है और वो इस तरीके से कि सस्ती रोटी का और नान का उन्होंने ये बता दिया कि जी हम उसमें कमी ला रहे हैं उनकी कीमतों में, जिस पर आवाम को रिलीफ तो क्या ही मिलेगा। अलबत्ता तंदूर मालिकान और हुकूमत में तनाज़ा ज़रूर खड़ा हो गया। हुकूमत सस्ती रोटी ना देने वाले नान बाइयों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। दूसरी जानिब नान बाइयों का कहना है कि हमें 28 से 2900 रुपये में आटे का थैला मिल रहा है। अगर हुकूमत हमें कोई सहूलत देगी तो ठीक है, वरना हमारी तरफ से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अपोजिशन लीडर साहब उमर अयूब साहब वो ये कह रहे हैं कि जनाब बिजली और पेट्रोल की कीमतें मजीद बढ़ेंगी, और उन्होंने रोटी और नान के हवाले से भी आज एक क्लेम किया है कि मेरे साथ तमाम जो जर्नलिस्ट हैं वो चलें, जाकर देखें तंदूर पे क्या सूरत हाल है। इतने जो रेट्स मुकर्रर किए गए हैं उन पे कहीं आपको रोटी नान नहीं मिलेगा। तो ये सारी सिचुएशन हमारे सामने है। अब इसमें हम जो सारी सूरत हाल देख रहे हैं, एक तो रिलीफ की बातें की जा रही हैं, दूसरी जानिब जब पेट्रोल महंगा होता है तो सारी चीज़ें ही महंगी हो जाती हैं। क्या रिलीफ मिल रहा है या नहीं मिल रहा लगारे साहब? देखिए, इनकी बहुत सी स्कीमें ऐसी हैं कि जिनका मंतकी नतीजा ये निकलता है कि पाकिस्तान और ज़्यादा मसाइल का शिकार हो जाता है। पीली टैक्सी स्कीम, वो पैसे ही वापस नहीं मिले उनको, और उसके बाद जो है इनका और बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स इन्होंने लाए। लैपटॉप स्कीम, भाई आपको ये कहाँ से शौक़ हुआ था कि आप लैपटॉप, अच्छा उससे पहले भी ये सस्ती रोटी का चक्कर चला चुके हैं। सस्ती रोटी के लिए तो पहले आपके पास गंदम होनी चाहिए ना, जो सस्ती आप दें लोगों को। इस दफ़ा बारिशों ने पंजाब में और सराइकी बेल्ट में, सिंध में फसलों को बर्बाद करके रख दिया है बारिशों ने। और उसके बाद मुसीबत यह है कि ये किसान को कीमत नहीं दे रहे हैं। किसान को कह रहे हैं कि जी आप 250 में 3000 में बेचें। किसान कह रहे हैं हम गल जाए, हमारी वो जाए, हमें नहीं बेचनी है इस कीमत पर। किसान जो है वो गंदम बेचारे नहीं वो दे पा रहे हैं हुकूमत को, और हुकूमत खरीदने के लिए तैयार नहीं है। ये सूरत हाल है। इस अजाब में आपने लोगों को कहा है कि जनाब सस्ती रोटी तो हम हर आदमी को चाहिए, हमें चाहिए सस्ती रोटी, लेकिन आप दें तो सही उसके हालात। तो सब्सिडी देते हैं आप सेठों को, सब्सिडी देते हैं आप बादशाहों को, सब्सिडी देते हैं आप
बड़े बड़े लोगों को जिनके अरबों और खरबों के खेल होते हैं, आप सब्सिडी तनूर वाले को देंगे सब्सिडी कि जनाब ये लीजिए ये आटा हम आपको सब्सिडी रेट पर, और किसान को कहेंगे कि जनाब आइए किसान साहब आए हम आपको रेट बढ़ा कर देते हैं और आप बहुत ज़्यादा आपके नुकसान होते हैं। लगारी साहब आपने जो लगारी साहब ये जो आपने पीली टैक्सी बाकी बातों का जिक्र किया उसका भी जिक्र कर दें। जो नवाज शरीफ साहब की पहली हुकूमत में मुल्क संवारो कर उतारो $800 मिलियन आया था, वो किधर गया? वो आज तक नहीं है, हमें नहीं मालूम है। मुझे मालूम है जनाब इस तरह के बहुत से कारनामे हैं। हमें वो लोग मिले, हमें यूरोप में वो लोग मिले जिन्होंने आकर बताया कि हम इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार थे, लेकिन हमसे आकर पूछा जाता था कि कहाँ आप इतना कमीशन हमें क्या देंगे, इसमें ये सवाल होता था। हमारे जो मांगते सरमायाकारी के लिए दरखास्तें लेकर जाते थे वही उनसे ये कहा जाता था सही, यानी आप सरमाया लाना चाहते हैं और उससे पहले अपना कमीशन पक्का करना चाहते हैं, फिर आप अब देखें इसमें क्या होता है। और ये है कि सौदा बेचने वाले वही हैं, काम करने वाले वही हैं जिनका माजी का तजर्बा ये है कि मुल्क गरीब हो जाता है या अमीर हो जाते हैं। लेकिन चले इस बार पाकिस्तान इनके कारोबार का नाम है, पाकिस्तान इनके मुल्क का नाम नहीं है। ये पाकिस्तान के जरिए कारोबार करते हैं इस बार तो। लेकिन वैसे मरियम साहिबा बड़ी जुल्फिकार साहब एक्टिव दिखाई दे रही हैं। आज आपने भी स्क्रीन पे देखा होगा, अपने वालिद के हमरा पहुंची हुई थी तंदूर मालिकान, उनसे निगोसिएशन भी होती रही, रेट्स चेक की उन्होंने, फिर उन्होंने MPS को ये टास्क सौंप दिया कि भाई इस पे जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको यकीनी बनाया जाए। आप समझते हैं कि ये रिलीफ है सारी सिचुएशन में, और जो पेट्रोल बढ़ा है उसका कौन जिम्मेदार है? देखें, आलमी मंडी में एक बड़ा हुक्मरानों के पास एक जवाज़ है कि आलमी मंडी में तेल बढ़ गया और फ्यूल एडजस्टमेंट जो उसका और फ्लक्चुएशन जो एक्सचेंज रेट है उसमें ये रीज़न जो दिया गया है उसकी वजह से हमें तेल की कीमतें बढ़ानी पड़ी। अब तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं, आपने ख़ुद कह दिया कि तमाम पाकिस्तान में, तमाम पूरे मुल्क में हर चीज़ पे उसका असर पड़ता है, किराए पर उसका असर पड़ता है। जब किराए पर असर पड़ेगा उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, आटा लाना ले जाना जो है उस पर भी, गैस की जो सिलेंडर्स हैं उनका लाना ले जाना, सर हर चीज़ पे कुछ भी जब उनकी कीमतें बढ़ जाएंगी तो जाहिर है हर चीज़ जब बढ़ जाएगी तो फिर अच्छा। और फिर हमारे मुल्क में माशाल्लाह ईमानदारी के तो मेरे ख्याल में शायद हमारे जो अवाम है वो भी ईमानदारी में टॉप में। तनूर मालिकान हो या स्टोर पे जिनको पुरानी कीमतों पर चीज़ें पड़ी हुई हैं वो भी उनकी कीमतें बढ़ा देते हैं और उन पर मुनाफाखोरी करते हैं कि जी पेट्रोल महंगा हो गया, हालांकि उसको पुराने पेट्रोल की पुरानी कीमतों की उस पर उनको चीज़ें पड़ी हैं। ये होता है तो ज़ाहिर है लोगों पर भी डिपेंड करता है। गवर्नमेंट अपनी जगह, ये मरियम साहिबा जो है या दूसरे चीफ मिनिस्टर अगर उस पर तवज्जो दें, प्राइस कंट्रोल कमेटी कोई सिस्टम है ही नहीं। मैंने तो देखा जब से आपके वो मजिस्ट्रेट, जुडिशल मजिस्ट्रेट आपके जब से जो है वो आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सॉरी जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जब से ख़त्म हुई है मजिस्ट्रेट, जुडिशल और उसके एग्जीक्यूटिव के अलग होना, वो भी एक बहुत बड़ा गैप आया। ये नहीं देखा कि उसको अलग करने के बाद भी एक मैकेनिज़्म बनाना है जिसकी वजह से कोई प्राइस लिस्ट की कोई चेक हो, कोई प्राइस लिस्ट आवेज़ा हो, जिसकी मर्ज़ी है वो तेल, घी, आटा, गंदम, कुछ भी वो जो है अशया खुर्दनी जो है वो अपनी मर्ज़ी से जो रेट लगाए वो लगाए और उसके बाद वो कर रहा है। ये भी एक बहुत ज़्यादा सिस्टम को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। उसमें लोगों को और जो हमारे जो अवाम हैं उनको भी कम से कम, मुझे नहीं लगता कि चीज़ें महंगी होती हैं लोग कभी एहतजाज करते हैं कि क्यों प्राइस लिस्ट जो है, प्राइस लिस्ट क्यों आवेज़ा नहीं होते हैं। जो कंज्यूमर जो है, कंज्यूमर की कोई एसोसिएशन नहीं है कि कंज्यूमर निकले और कहे कि आटा जो है उसका क्यों इतना ज़्यादा उसकी कीमतें बढ़ गई हैं, अशया खुर्दनी की कीमतें क्यों बढ़ गई हैं। गवर्नमेंट को करना चाहिए, वो भी बेहस हो गए हैं शायद उस वजह से, या कोई कैपेसिटी है, ख़रीदने की कैपेसिटी है, या वो देख रहे हैं। और मेरा तो ये कहना भी है कि जब चीज़ें सबके उससे बाहर हो जाएगा, आमना आप भी रोड पे जो है एहतजाज कर रही होंगी, मैं भी एहतजाज कर रहा होगा, पुलिस वाला भी एहतजाज कर रहा होगा, वकील भी एहतजाज कर रहा होगा। वो नहीं देखेंगे कि उस वक्त की हमारी वो कहेंगे ये हम पेट्रोल की सेंचुरी ज्यादती हो रही है, क्या 300 के बाद करेंगे सर? सिचुएशन तो आप देख लें पेट्रोल की कहां तक प्राइसेस चले गए। 300 पर भी नहीं करेंगे, आमना 300 पर भी नहीं करेंगे, मेरी प्रेडिक्शन है। 5 रुपए रह गए हैं ना, 5 रुपए बढ़ने से फिर क्या होगा। बिल्कुल ठीक है। एहतशाम साहब,
एक तरफ पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा दी जाती हैं, आने से पहले वादे भी किए गए थे कि जी हम जो है रिलीफ देंगे, सारी सिचुएशन रिलीफ जो मिला है रोटी के नाम पे ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है, और वो भी पता नहीं उस पर इम्प्लीमेंटेशन होता है यानी कि नान भाई एसोसिएशंस का भी इस हवाले से आ चुका है कि बिजली और गैस के निर्ख से मशरूत करते हैं हम ये वाला रिलीफ, तभी इस कीमत पर देंगे। देखिए, बहुत ही दिलचस्प और अफसोसनाक सूरत हाल बनती जा रही है। एक तरफ तो आप देख लें पंजाब और केपी में आमना मुकाबला हो रहा है, इन्होंने 16 रुपये रोटी की, केपी वालों ने 15 की, वहाँ तो अभी झगड़े नहीं शुरू हुए, लाहौर में शुरू हो गए हैं। डीसी और मजिस्ट्रेट को कहा जा रहा है जी जो ज़्यादा पैसे ले रहे हैं धारदार पकड़े हैं, मुकदमे कर रहे हैं, नवाज साहब खुद जा रहे हैं। देखें, ये एक लिहाज से तो अच्छा हो सकता है कि प्रोवाइडेड इस पे लो, लेकिन ना हुकूमत कहती है, मरियम नवाज़ कहती है कि हमने वेल थॉट और स्ट्रेटजी बना के 20 रुपया पर थैला जो 20 kg का है उसमें कम किए, लिहाजा ये तो इनको कम करना ही पड़ेगा, लेकिन वो नहीं मान रहे। देखें जिस तरह लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। बाकी आपने डॉलर की इसके पेट्रोल की बात की, तो इतलात यही है कि उनको अब औरंगजेब साहब जो वाशिंगटन बैठे हैं उनको बड़ा वाज़ेह तौर पे बताया गया जी ये तो आपने 300 रुपया पेट्रोल करना ही करना है अभी, और आगे तो जो जिस तरह शहजादा बात कर रहे हैं वो तो कुछ पता नहीं क्या है। अच्छा देखें, एक तरफ तो महंगाई का आमना ये तूफ़ान आना ही आना है पेट्रोल बढ़ने के बाद, और इस तरह बाकी चीज़ें तवातर के साथ बढ़ रही हैं। ज़्यादा दुख इस बात का है कि हमारी फसलें इस वक्त देखें कोई कमी नहीं है। टमाटर 300, 350, 400 रुपये तक बिक रहा है, टमाटर मौजूद है। इसी तरह 350 रुपया जो है ना वो प्याज बिक रहा है, मौजूद है। अब कोई जैसा बात हो रही है जी पूछने वाला नहीं है। असल में एक चीज़ नहीं ख़त्म हो रही, जहाँ हुकूमत ने आमना हाथ उठा दिए, वो कहते हैं मिडल मैन का रोल, आड़ती का रोल, वो जो तय करता है मंडी में रेट क्या होगा। ये माफियाज हैं, उनको कोई तोड़ने के लिए तैयार नहीं। एक दूसरी बात आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग खबर होगी जो सुन के आपका भी खून खोलेगा कि इस दफ़ा पिछले 2-2.5 महीने से बिजली की खपत कम हो गई है, क्योंकि बिजली के रेट इतने ज़्यादा हो गए हैं। और हुकूमत कहती है कि जी जो अदारे हैं पावर कंपनियां कि 10% बिजली लोगों ने कम इस्तेमाल किया है, और आमना वो कह रही कम इस्तेमाल किया है तो हमारा बजट ख़राब हो गया है, जो हमने अहदाफ रखे थे कि इतने बिलियन मिलेगा वो नहीं मिल रहा, लिहाजा फिर वो कह रहे हैं 250 से 300 रुपया मजीद बिजली की कीमत में इजाफा कर दिया जाए ताकि वो पैसा रिकवर करें लोगों से। ये भी सही है। अच्छा, अब देखिए इसके लिए कोई चला जाएगा अदालत में तो वहाँ क्या होगा, कुछ नहीं होगा। देखिए बात यह है कि इस हुकूमत में ये जिस तरह भी बात हो रही है, इन्वेस्टमेंट कर लें, कुछ भी कर लें, देखिए ये महंगाई का काम ऐसा है, लोग यहाँ तक आ गए हैं आमना, लोग गालियाँ निकाल रहे हैं सड़कों पर, बहुत बुरा हाल है। अब सिर्फ सड़क पर निकलने वाली बात है। देखें अभी इंटरनेशनल प्राइसेस जो कमोडिटी प्राइसेस हैं वो नीचे आ गई हैं, वो तो कम करें, चले इंटरनेशनल प्राइसेस जब वहाँ पर कम एग्जैक्टली अपने साथ, लेकिन यहाँ रिलीफ नहीं मिलता। उसकी वजह भी तो देखें ना डॉक्टर साहब, जिस तरह से आज उमर अयूब साहब ऑपोजिशन लीडर साहब वो ये कह रहे हैं शहबाज हुकूमत में रिलीफ इसलिए नहीं मिलने वाला, वो कह रहे हैं पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ेंगी क्योंकि IMF साथ कमिटमेंट की हुई है। दूसरा आज मैं ये देख रही थी गवर्नमेंट सेट अ बजट टारगेट टू कलेक्ट ₹869 बिलियन एज अ लेवी ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग द करंट फिस्कल ईयर अंडर द कमिटमेंट मेड विद IMF। तो सर ये तो बढ़ती जाएंगी कीमतें, रिलीफ कौन सा मिलेगा? आपने सारी चीज़ों को कंक्लूड किया है अपनी इस जुमले पे, सारी गुफ्तगू को। देखिए ये जो पेट्रोलियम की लेवाई की कीमत बढ़ेगी IMF का मुआहदा है, बिजली का नर्ख बढ़ेगा IMF का मुआहदा है, गैस का बढ़ेगा IMF का मुआहदा, ये चैप्टर ख़त्म। ज़्यादा हमें बोलने की क्या ज़रूरत है, मुआहदा है भाई, इस हुकूमत ने करना है। दूसरी तरफ आ जाइए, ज़रा महंगाई को देखें आप। 2023 में 13% इजाफा हुआ और 42 शुरू में तो वो थी 29.3% और बढ़कर 42.6% तक पहुंची। अभी जो करंट है सिचुएशन है इदारे शुमारियात के मुताबिक वो 32.73 से बढ़ते हुए 37 तक पहुंच चुकी है। अच्छा, अब मैं IMF के मुताबिक इस वक्त 56 लाख अफराद बेरोजगार, 56 लाख अफराद। अब आइए 4 सूबे को ले लेते हैं। आपको मरियम के काम पर एतराज है, चलें जी। पहले आ जाते हैं KPK में। KPK का वजीर आला खरीदो फरोख्त कर रहा है, करोड़ों रुपए दे रहा है, ये टिकट ले लो, ये नहीं ले लो, ये करो, ये काम करो, ठीक है। बलूचिस्तान में वो जो मुफाहमत कर रही है ना पीपल्स पार्टी और PMLN और वो अभी तक काबीना नहीं बनी है भाई, अभी तक। अब आइए अगले टॉपिक में। जी जी, सिंध में आइए, कच्चे के डाकू कह रहे हैं कि हमें 15 साल वजीर आला रहने वाले, 3 दफा वजीर आला रहने वाले कहते हैं हमें पता ही नहीं कच्चे के डाकुओं को असला कौन देता है, और कच्चे के डाकू बता रहे हैं कि हमें असला पुलिस बेचती है। इससे अंदाजा कर लें कि यहाँ पर इंतजामिया हुकूमत क्या कर रही है। अब अगर मरियम नवाज आई है
और उसने 15 डिवीजन्स के ऊपर अभी 1.5 महीने के अंदर मीटिंग्स की है, और उस मीटिंग्स में जाहिर है ब्यूरोक्रेसी बहुत मजबूत है जी, जाहिर है कि उसके इक़दामात माजी को अगर हम लेंगे तो बहुत सारी बातें हैं। अभी 15 डिवीजन्स पे उसने काम किया 1.5 महीने के अंदर, और उसने 15 डिवीजन के अंदर मुख्तलिफ शोबों में बाज़ाब्ता पॉलिसी मुरतब की है बैठकर। तो ये एक खुशाइन बात है कि एक सूबे की वज़ीर आला जो लेडी है वो ये काम कर रही है। अब अगर सस्ती रोटी के लिए वो फाइट कर रही है और वो सस्ता रोटी अवाम को दे रही है, तो क्या इतने आसानी से वो माफियाज जो पंजाब में बैठे हुए हैं, जो नहीं देना चाहते गरीबों को रिलीफ, वो टकराएंगे? नहीं, वो टकराएंगे। लेकिन हमें ये तो देखना चाहिए कि चारों सूबों में क्या हो रहा है। एक सूबा 15 साल से वजीर आला बैठा है, वो अपने नीचे कहता है कि यार ये असला समझ नहीं आ रही है, कच्चे का डाकू बता रहे हैं कि जी पुलिस हमें भेजती है। बलोचिस्तान को ले ले, अभी तक काबीना नहीं बनी है, पीछे में पैसों की लेन देन हो रही है, यहाँ कुछ काम हो रहा है, मेहनत कर रही है औरत, करने दो भाई। लेकिन जाहिर है रेजिस्टेंस तो होगा ना, और वो होगा इसलिए कि माफियाज बहुत मजबूत है। लेकिन एक्टिविटीज तो हो रही है, तारीफ तो होगी ना। बाकी आपने खुद बता दिया कि भाई IMF जो है ना वो उसके साथ मुआहदा है, ये कोई बहुत बड़ी बहस नहीं थी। आपने सारी गुफ्तगू को कंक्लूड कर दिया कि ये बढ़ेगा, पेट्रोलियम लेवी भी बढ़ेगा, नर्क भी बढ़ेगा, क्योंकि ऑल्टरनेट जो दिया है वो हुकूमत पाकिस्तान करने को तैयार नहीं है। तो बिजली भी बढ़ेगी, 57 तक पहुंच गई है, ठीक है, वो 67 पहुंच, गैस भी बढ़ेगी है, ठीक है, बिल्कुल। तो यानी जो जलसे जुलूसों में जो वादे नारे थे रिलीफ के, वो सिर्फ 4 रुपए रोटी कम करने से रिलीफ हमें मिल जाएगा जनाब। जरा करवा लेना मीसा साहब, बलूचिस्तान में एक हुकूमत नहीं बन पा रही है इनसे, एक काबीना इसी तरफ आ रहे हैं डॉक्टर साहब, इसी तरफ आ रहे हैं। इसी पे जी जी हाँ, मैंने कहा आमना इसी पे बात करनी है। अगर इसी पे हम बात कर लें या और नेक्स्ट टॉपिक इसी तरफ आ रहे हैं, हम इसी तरफ आ रहे हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वो जनाब वजीर आला जो बलूचिस्तान है मुफ्ती, उन्होंने 2 मार्च को वजारत आला के मनसब का हल्फ उठाया था, लेकिन ताहाल बलूचिस्तान काबीना की तश्कील नहीं हो सकी है। खबरों के मुताबिक पीपल्स पार्टी और नून लीग में वजारतों से मुतालिक कोई फॉर्मूला तय नहीं पा सका, बल्कि मामला डेड लॉक का शिकार है, जबकि दोनों पार्टीज में शामिल आज़ाद उम्मीदवार भी वजारतों का तकाजा कर रहे हैं। अपने तज्जियाकारों से जानते हैं कि सिचुएशन को, रीज़न क्या है बेसिकली, क्यों फॉर्मूला तय नहीं हो रहा और क्यों इस तरह से लटकाया जा रहा है, इतनी नेग्लिजेंस क्यों है जुल्फ़िकार साहब? देखिए, बलूचिस्तान के दूसरे सूबों से मामलात बड़े अलग हैं। सिक्योरिटी सिचुएशन की वजह से हमेशा से उसका फ़ायदा लोग उठाते हैं, पॉलिटिशियंस, इलेक्टेबल्स फ़ायदा उठाते हैं और अपने ही फ़ायदे के लिए इस चीज़ों को वो करते हैं। और ये पहला मौका नहीं है, मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में, इस प्रोग्राम में मैं ज़िक्र कर चुका हूँ कि डॉक्टर मालिक साहब 2013 में 8 जून को उन्होंने हल्फ उठाया था। आगे बजट आ रहा था, उसमें ज़रूरी होता है कि बजट आप काबीना के उसको पास जब तक ना करें, आप उसको फिर बजट आगे पेश नहीं कर सकते, गवर्नमेंट का होना लाजमी है। उसमें फिर 3 रुकनी उन्होंने एक ज़ियारतवाल साहब जो पश्तूनख्वा मिलियम पार्टी के थे और सरदार सनाउल्लाह ज़हरी जो अब पीपल्स पार्टी में उस वक्त नून में थे, फिर बाद में वज़ीर आला बने, इन पे उन्होंने एक कमेटी बनाकर उन्होंने इनको वजारतें दे दी और एक काबीना की शक्ल दे दी। अदरवाइज़ काबीना 3-3.5 माह बाद 23 अक्टूबर को या 22 अक्टूबर को बनी। तो ये आज भी जो अभी आपका जो सवाल है कि क्यों नहीं बन रही जी, पीपल्स पार्टी चूँकि वज़ीर आला का उन्होंने ऑफिस ले लिया, तो नून लीग ये कहती है कि आपने हमारे साथ जो मुआहदा है, मुआहदे के तहत 60% हमारी नुमाइंदगी होगी। अब 60% का मतलब यह है कि 8वीं तरमीम के बाद 11% जो है वो नुमाइंदगी वो है उसकी, जो हाउस की जो तादाद है उस पर 11% काबीना होगी। बलूचिस्तान को उन्होंने रियायत दे दी 11% से, फिर 65 अरकान बहुत कम हो गए, तो उन्होंने बलूचिस्तान को रियायत दे दी कि काबीना 15 अरकान पर मुश्तमिल होगा बशमूली वज़ीर आला और 5 एडवाइज़र वो रख सकेंगे।
अब 60 जो उसमें परसेंट है उसमें तो फिर 8 जो वज़ीर उनको मिलेंगे। और फिर महकमों पर झगड़ा है, पार्टी विद इन अ पार्टी, पीपल्स पार्टी के अंदर झगड़ा है कि मुझे बनना चाहिए, मुझे भी बनना चाहिए। अच्छा। नून में झगड़ा है कि मुझे बनना चाहिए, मुझे बनना चाहिए। बाप तीसरी बड़ी पार्टी है, वो भी ये चाह रही है कि उसे ANP लाडले हैं सदर आसिफ अली जरदारी साहब के, उनके जो सरबराह हैं एमएल वली खान को उन्होंने यहाँ से सेनेटर बनवा दिया, तो उन्होंने वोट भी किया था सदारत के लिए, तो शायद उनको भी एकोमोडेट करना पड़े एक आध को। तो ये एक बड़ा एक मुश्किल सा मरल आता है। और वैसे भी कहते हैं एक आखिरी बात, आमना एक आखिरी बात, और शायद जी वैसे भी जो हैं कि आसिफ अली जरदारी के एक और लाडले हैं अली हसन जहरी साहब, जिसको जो जीत गए हैं हब से, दुर्रजी हब से, और जिसके लिए वो कहते थे कि शायद वजीर आला उनको बना दें, लेकिन अभी नोटिफिकेशन उनका नहीं है, रोका हुआ है कोर्ट में, नोटिफिकेशन रुका हुआ है। ठीक है, शायद आपकी इस हवाले से खबर सामने आ उस वक्त ब्रेक की जाने बढ़े हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, दीगर हमारे जो कंटेस्टेंट है उनकी इस हवाले से राय लेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हमारे पास वक्त बहुत कम है, मैं जल्दी से यही सवाल लेकर अपने दीगर कंटेस्टेंट की आगे बढ़ूंगी। एहतशाम साहब जी, जल्दी से बता देता हूँ। हम ना एक तरफ तो आप देख लें वहाँ पे बारिशों अर्बन फ्लडिंग की वजह से 18 डिस्ट्रिक्ट में इमरजेंसी लग चुकी है और सूरत हाल इतनी ख़राब हो गई है कि बस देखना चाहिए कि वज़ीर कौन आएगा और किसको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, वो नहीं हो रही। लेकिन वो जवाब इसका बड़ा वाज़ेह तौर पे सामने आ गया। अगले दिन आपने अगर इंटरव्यू देखा हो सरफराज बुगटी साहब का कि वहाँ पे काबीना क्यों नहीं बन रही, वो कहते हैं जी काबीना इसलिए नहीं बन रही, वो शहजादा तो बता रहे हैं कि कौन लोग सारे चाहते हैं वजारतें लेना। वो कहते हैं वजारतें लेने वाले तो बहुत हैं, लेकिन झगड़ा इस बात पे हो रहा है कि कौन सी वजारत किसको लेनी है। और 2 वजारतों में खास तौर पे झगड़ा है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और माइंस में, क्योंकि उस पर पैसा बहुत है। अब देख लें, वो कह रहे हैं जी सब लोग लगे हुए हैं कि जी ये दें, बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये ले ले वो ले ले, कोई नहीं ले रहा। और दूसरी सूरत हाल वो कहते हैं जो इस बात को माना उन्होंने कि जी 60 से 70 अरब रुपया जो है ना वो ज़ाया हो जाता है बलूचिस्तान का, कोई पूछता नहीं है उनको, वो सेंटर कर देते हैं। एक चीज़ और खौफनाक है, वो कहते हैं जो ठेकेदार काम कर रहे होते हैं 60 बिलियन रुपया उनको एडवांस में दे दिया गया, अब उनको ढूंढ रहे हैं कि वो आके काम करें, वो काम नहीं कर रहे, वो काम ही नहीं कर रहे। दूसरी बात यह है कि वो कह रहे हैं कच्ची कनाल जो है ना वो मतलब यह है कि इस वक्त जरूरत है कि कोई गवर्नमेंट इन प्लेस किया जाए, कुछ न कुछ मामला देखे जाए। लगारी साहब क्विकली देखें, काबीना बनाने के लिए बहुत से अवामिल होते हैं, उन तमाम अवामिल को आपने एक जगह इकट्ठा करना होगा, फिर जाकर काबीना बनानी होती है। बहुत से स्टेक होल्डर्स हैं हमें जो विजिबल होते हैं, कुछ इनविजिबल होते हैं, और वो स्टेक होल्डर्स ही तय करते हैं कि काबीना कैसे बनाई जाए। यहाँ तो चीफ मिनिस्टर और दीगर बड़े बड़े मनासिब के लिए भी कहीं और बैठ कर तय किया जाता है। अब भी कुछ तय हो जाएगा, जो बना रहे हैं वो बना रही है। ये तो एक खेल है, एक बागीचा अतफाल है, और वो फैसला होता है कि जाम कमाल होंगे, कदूस बिदज्जो होंगे कि जो है वो सादिक संजरानी होंगे या सनाउल्लाह ज़हरी होंगे या जो है वो सरफराज बुगटी होंगे। तो तय किया जाता है, किस तरह किया जाता है। तो ये तो अच्छा, इस पार्टी में नहीं जाना, उस पार्टी में चले जाना, इस पार्टी में जाओगे तो ये नहीं हो जाएगा, वो उस पार्टी में जाना होगा तो आपको फायदा होगा। जी मैं आपको ज़रा कंक्लूड कर दूं, बड़ी अच्छी बात बता दूं। देखिए, इस्लामाबाद में जो है ना बलूचिस्तान की काबीना तय हो गई है। 19 रुकनी काबीना होगी और 5 मुशीर होंगे, और 19 रुकनी काबीना में 6 PMLN के, 6 मुस्लिम लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, 1 बाप का, 1 अवामी नेशनल पार्टी का और इत्तेहादियों का 5 मुशीर। लेकिन आके बात कहाँ रुकी है, मैं अंदर की बात बता देता हूँ। जनाब PMLN ने 60% वजारत मांगी है, और जो PMLN के मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं सूबाई, उनका कहना है उस वक्त तक काबीना नहीं बनेगी जब तक 60% नुमाइंदगी PMLN की नहीं होगी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये देखिए असलम रईसानी साहब का ज़माना था, शायद आपको याद हो, 65 की काबीना थी और एक अपोजिशन में जो था बंदा सरदार यार मोहम्मद रिन, वो अपोजिशन में था, सबको उन्होंने वजीर बना दिया था। अब मसला ये है कि सरफराज जो बुगटी साहब हैं बड़े असूली आदमी हैं, उन्होंने कहा कि जो आइन और कानून में लिखा है कि
कितने मुशीर होने चाहिए और कितने वजीर होने चाहिए, इससे ज़्यादा मैं नहीं बनाऊंगा, चाहे मुझे ये काबीना बनाने में देरी करनी पड़े, क्योंकि लोग डिमांड कर रहे हैं। लेकिन असल वजह जो है वो मैंने आपको बता दी कि 60% PMLN के सूबाई सदर मांग रहे हैं, नून लीग वोट कर रही है और इस्लामाबाद में काबीना बन चुकी है। जनाब देखिए, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग आपने जो खबर दी। इसके साथ ही मैं सबका शुक्रिया अदा करूंगी। मैं कल आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।